तीखी धूप वाली एक सप्ताहांत की दोपहर में पार्वती देवी सुबह होने से पहले ही जाग गई थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी लापरवाही से खाना नहीं बनाया था, लेकिन आज का दिन अलग था। यह उनके इकलौते पोते सिपाही अर्जुन सिंह से पहली बार मिलने जाने का दिन था। उनकी छोटी सी रसोई बेहतरीन बासमती चावल की महक, ताज़े पिसे मसालों की खुशबू और घी में भुनते प्याज की मीठी सुगंध से भरी हुई थी। उनके बेटे कर्नल विक्रम सिंह डिवीजन की मिलिट्री पुलिस के प्रमुख थे और अपने इस भारी पद के कारण हमेशा व्यस्त रहते थे। अर्जुन की मां बहुत पहले एक बीमारी के कारण दुनिया छोड़ चुकी थीं और तब से अर्जुन असल में अपनी दादी के हाथों ही पला बढ़ा था। वह बच्चा जो हमेशा से कमजोर और शर्मीला था, जिसे किताबें पढ़ना पसंद था और लड़ाई झगड़े से नफरत थी। जब उस लाडले पोते ने कहा कि वह फौज में भर्ती होना चाहता है, तो पार्वती देवी कई रातें रोती रहीं। बेटे कर्नल विक्रम ने उन्हें तसल्ली दी थी, माँ, यह एक सैनिक के बेटे के लिए जरूरी अनुभव है, आप ज्यादा चिंता न करें। लेकिन एक पोते को विदा करने वाली दादी का दिल कहाँ मानने वाला था। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे। उन्होंने रात भर भिगोए हुए मटन को ध्यान से तैयार किया और दही, अदरक, लहसुन और घर के बने मसालों में मैरिनेट किया। जब प्रेशर कुकर की सीटी बजी और मसालों की मनमोहक खुशबू फैली, तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अर्जुन की पसंदीदा दादी की मटन बिरयानी। उन्हें विश्वास था कि यह एक चीज उसे फौज की मुश्किल जिंदगी से लड़ने की ताकत देगी। बिरयानी के अलावा उन्होंने पोते के पसंदीदा शाही कबाब, आलू गोभी और बूंदी का रायता भी बनाया और बड़े करीने से टिफिन के डिब्बों में पैक किया। माँ, मैंने कहा था कि मैं आपको छोड़ दूंगा, आप फिर भी बस से क्यों जा रही हैं? तैयार होते हुए बेटे कर्नल विक्रम सिंह ने चिंता भरे स्वर में कहा। उनके कंधे पर चमकता कर्नल का रैंक भारतीय सेना की मिलिट्री पुलिस के सर्वोच्च पद के रुतबे को दर्शाता था, लेकिन अपनी मां के सामने वह आज भी एक नासमझ बेटे ही थे। रहने दे, अगर मैं मिलिट्री पुलिस के प्रमुख की गाड़ी में वहां पहुंचूंगी तो बेचारे बच्चे की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जब दूसरे बच्चों के माता पिता चुपचाप आते जाते हैं तो दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होगा। पार्वती देवी का जवाब दृढ़ था। वह नहीं चाहती थीं कि उनके पोते को उसके पिता के पद की वजह से दूसरे सैनिकों से अलग समझा जाए या कोई उससे ईर्ष्या करे। वह बस चाहती थीं कि वह दूसरे आम नौजवानों की तरह चुपचाप देश की सेवा करे और घर लौट आए। लेकिन माँ, आप अकेले इतनी दूर, मैं अभी इतनी भी कमजोर नहीं हुई। तू चिंता मत कर और अपना काम कर। जो देश के सैनिकों में अनुशासन बनाए रखने का काम करता है, वह अपनी मां पर ही भरोसा नहीं कर सकता क्या? उन्होंने मजाक में डांटते हुए प्यार से तैयार किया हुआ टिफिन बैग उठाया। कर्नल विक्रम और जिद नहीं कर सके और अपनी मां के कंधे सहलाते हुए उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आए। जब तक उनकी मां का छोटा सा साया पुराने अपार्टमेंट के गलियारे में ओझल नहीं हो गया, वह वहीं खड़े रहे। वह सेना के सभी अन्यायों और भ्रष्टाचार पर नजर रखते थे, लेकिन उनका अपना बेटा उसी व्यवस्था के भीतर कैसा समय बिता रहा होगा, इस चिंता का उनके पास कोई इलाज नहीं था। इस बीच कई किलोमीटर दूर सेना की इन्फेंट्री यूनिट के बैरक में दम घोंटने वाला तनाव था। सिपाही अर्जुन सिंह अपनी अलमारी ठीक करते हुए बार बार सूखा थूक निगल रहा था। दादी के आने की खबर से उसने कल रात जागकर बिताई थी। यह खुशी या उत्साह के कारण नहीं था, यह डर के कारण था। ओए अर्जुन, बिस्तर पर लेटे हुए एक पत्रिका पढ़ रहे हवलदार भूपिंदर सिंह ने आलस भरी आवाज में उसे पुकारा। वह यूनिट का दादा था, जिसे चलता फिरता संकट माना जाता था। अफवाह थी कि उसके पिता सेना में एक बड़े अधिकारी थे और इस अफवाह ने उसे कानून से ऊपर एक असीमित शक्ति दे दी थी। जी हवलदार भूपिंदर साहब, सुना है आज तेरी दादी आ रही हैं, कुछ बढ़िया खाने को ला रही हैं क्या? शायद ऐसा ही होगा। ठीक है, हम भी बाद में विजिटिंग रूम में आएंगे, तो अपनी दादी से हमारा अच्छे से परिचय कराना, समझा? यह सवाल नहीं, एक आदेश था। अर्जुन जानता था कि भूपिंदर और उसका गिरोह उसकी मुलाकात को बर्बाद कर देंगे। वे नए सिपाहियों की पहली पारिवारिक मुलाकात को बिगाड़ने का एक तरह का मजाक समझते थे। खासकर अर्जुन जैसा भोला भाला और विरोध न करने वाला शिकार उनके लिए सबसे अच्छा खिलौना था। भर्ती होने के बाद पिछले कुछ महीनों में अर्जुन ने नरक का अनुभव किया था। उसे सोने नहीं दिया जाता था, उसका अपमान किया जाता था और उसे नियमित रूप से पीटा जाता था। किसी ने उसकी मदद नहीं की। अधिकारी भूपिंदर की पृष्ठभूमि जानते थे, इसलिए वे जानबूझकर उसे नजरअंदाज करते थे।
और उसके साथ ही सिपाही इस डर से उसे अनदेखा करते थे कि कहीं वे भी मुसीबत में न पड़ जाएं। अर्जुन पूरी तरह से अकेला था। उसने दर्जनों बार अपने पिता को यह बताने के बारे में सोचा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसके पिता हमेशा एक सैनिक के सम्मान और गौरव की बातें करते थे। वह अपने पिता को एक कमजोर, शिकायत करने वाले बेटे के रूप में नहीं देखना चाहता था। और उसकी एक और योजना थी। उसके भावहीन चेहरे और आज्ञाकारी रवैये के पीछे लोहे जैसा धैर्य और तेज अवलोकन शक्ति छिपी थी। वह सब कुछ याद रख रहा था और लिख रहा था। किसने, कब, कहां और कौन सा बुरा काम किया। उसका दिमाग एक विशाल अपराध डायरी बन गया था। वह सिर्फ एक पीड़ित नहीं था, वह एक विशाल किले को गिराने के लिए सबसे कमजोर जगह से चुपचाप सुरंग खोदने वाला एक कुशल जासूस था। आज दादी से मुलाकात उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा और उसकी योजना का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी दादी को चोट पहुंचे, लेकिन उसने खुद को समझाया कि इस नरक को खत्म करने के लिए यह एक जरूरी प्रक्रिया थी। उसने अपनी मुट्ठियां अपनी वर्दी की जेब में छिपाईं और चुपचाप मुलाकात के समय का इंतजार करने लगा। विजिटिंग रूम लंबे समय बाद मिले परिवारों की गर्मजोशी से भरा था। एक पिता अपने बेटे के कंधे थपथपा रहा था, एक प्रेमिका अपने प्रेमी का हाथ थामे आंसू बहा रही थी और एक मां अपने दुबले पतले बेटे का चेहरा सहला रही थी। उस शांतिपूर्ण दृश्य के बीच अर्जुन ने खिड़की के पास अकेले बैठी अपनी दादी पार्वती देवी को देखा। सफेद बालों को करीने से संवारा हुआ था और उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे ताकि उनके पोते को शर्मिंदगी महसूस न हो। अर्जुन ने अपने अंदर उमड़ती भावनाओं को दबाया और दादी के पास गया। दादी, आ गया मेरा बच्चा, इधर आ। पार्वती देवी अपनी जगह से उठीं और अपने पोते को सिर से पांव तक देखने लगीं। धूप से झुलसा चेहरा और पिचके हुए गाल देखकर उनकी आंखें भर आईं। बहुत तकलीफ में है ना? खाना तो ठीक से खा रहा है? हाँ दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अर्जुन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। दादी ने उसके दुबले पतले पोते को देखकर उसकी पीठ सहलाई और फिर इंतजार करते हुए अपना जादुई पिटारा खोलना शुरू कर दिया। अभी भी गर्म मटन बिरयानी की मनमोहक खुशबू, सुनहरे तले हुए शाही कबाब और करीने से रखे गए सलाद और रायता। एक पल में विजिटिंग रूम की साधारण सी मेज एक शानदार दावत की मेज में बदल गई। बिरयानी की मीठी और मसालेदार खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। चल जल्दी से खा ले, ये तेरा सबसे पसंदीदा है। जैसे ही अर्जुन ने चम्मच उठाकर बिरयानी का पहला निवाला लेने की कोशिश की, विजिटिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला और कुछ अशुभ साये अंदर आ गए। ये हवलदार भूपिंदर और उसके 2 चेले थे। वे ऐसे चल रहे थे जैसे उन्होंने कोई वादा किया हो और सीधे अर्जुन की मेज पर आ गए। अरे वाह, अर्जुन की दादी जी, नमस्ते। मैं सिपाही अर्जुन सिंह का सीनियर हवलदार भूपिंदर सिंह हूं। भूपिंदर ने अकड़कर सिर झुकाया। उसकी नजरें पहले ही खाने पर टिकी हुई थीं। पार्वती देवी अचानक आए मेहमानों से हैरान थीं, लेकिन पोते के सीनियर होने के नाते उन्होंने सम्मान के साथ खड़े होकर कहा, अरे आप लोग हमारे अर्जुन के सीनियर हैं, आइए बैठिए, मैंने बहुत कुछ बनाया है, सब मिलकर खाते हैं। उनके इतना कहते ही तीनों लोग ऐसे बैठ गए जैसे वे इसी का इंतजार कर रहे थे और फिर बिना किसी शिष्टाचार या शर्म के वे खाने पर टूट पड़े। चम्मच का इस्तेमाल तो दूर की बात थी, वे हाथों से बिरयानी के बड़े बड़े कौर बना रहे थे और कबाब को एक ही बार में मुंह में डाल रहे थे। सिर्फ पोते के लिए रात भर की मेहनत से बनाया गया दादी का प्यार कुछ ही पलों में जानवरों का भोजन बन गया। अर्जुन सिर झुकाए कुछ नहीं कर सका। उसके कंधे गुस्से और अपमान से कांप रहे थे। पार्वती देवी इस अविश्वसनीय दृश्य को हैरानी से देख रही थीं। एक दादी का दिल जो अपने पोते को एक और निवाला खिलाना चाहता था, उनकी आंखों के सामने बेरहमी से कुचला जा रहा था। दादी जी, आपके हाथ में तो जादू है, मेरी मां से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। भूपिंदर ने अपने चिकने होठों को पोंछते हुए कहा। उसके बगल में बैठे एक चेले ने बात बढ़ाई, ऐसी कीमती चीज अर्जुन जैसे बुद्धू को अकेले खाने के लिए नहीं दी जा सकती। हम जैसे ए ग्रेड के सैनिक ही इसे खाकर इसका सही मूल्य दे सकते हैं। बुद्धू, यह शब्द पार्वती देवी के दिल में एक खंजर की तरह चुभ गया। उनके चेहरे की दयालु मुस्कान धीरे धीरे कठोर हो गई। खाना जल्द ही खत्म हो गया। आधी से ज्यादा बची हुई बिरयानी का पतीला खाली हो गया था और दूसरे पकवानों का भी नामो निशान नहीं बचा था।
भूपिंदर ने अपना पेट सहलाते हुए एक जोरदार डकार ली। फिर उसने बिरयानी का अभी भी गर्म पतीला उठाया और अर्जुन को ताना मारते हुए देखा। ओए अर्जुन, तुझे भी तो कुछ खाना चाहिए। अरे लेकिन अब तो कुछ बचा ही नहीं। वह हौंसते हुए अपनी जगह से उठा और फिर सबके सामने उसने बची हुई बिरयानी और पकवानों को कोने में रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। धम्म की आवाज के साथ दादी का प्यार और मेहनत बदबूदार कचरे के ढेर में मिल गया। यह हद पार करने वाली हरकत थी। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह एक व्यक्ति के सम्मान और मेहनत का पूरी तरह से विनाश था। विजिटिंग रूम में मौजूद सभी लोग यह देखकर चौंक गए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। पार्वती देवी का पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सम्मान और शालीनता से बिताई थी, लेकिन जो कुछ भी उनकी आंखों के सामने हुआ वह उनके धैर्य और समझ की सीमाओं को तोड़ने के लिए काफी था। ठीक है, अब हम चलते हैं। दादी जी, खाने के लिए धन्यवाद। अर्जुन, इस लड़के को हम अच्छे से सिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। भूपिंदर और उसका गिरोह हौंसते हुए जाने ही वाले थे कि वहीं रुको। एक बर्फीली ठंडी आवाज। सबकी नजरें पार्वती देवी पर टिक गईं। वह अपनी जगह से उठीं और धीरे धीरे भूपिंदर की ओर बढ़ीं। उनके छोटे से शरीर से एक ऐसी ठंडक निकल रही थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अरे ओ लड़के, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है? भूपिंदर ने ऐसे हंसा जैसे उसे कोई मजाक सुनाया गया हो। क्या बुढ़िया, तू मुझे सिखाएगी? सठिया गई है क्या? उसी पल पार्वती देवी ने अनजाने में या शायद सहज रूप से एक हरकत की। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी टोंग उठाई और अपने से लंबे उस जवान सैनिक की पिंडली पर पूरी ताकत से लात मारी। धड़ाम की एक भारी आवाज के साथ अप्रत्याशित हमले से भूपिंदर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। विजिटिंग रूम में हाहाकार मच गया। अपनी पिंडली पकड़कर भूपिंदर जमीन पर तड़पते हुए चिल्लाया। उसके मुंह से गालियों की बौछार निकल रही थी। आए, इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है क्या? किसको मारा तूने? एक बूढ़ी औरत की लात का ऐसा असर होगा, यह सोचकर उसे दर्द से ज्यादा हैरानी और गुस्सा आ रहा था। उसके चेले उसे उठाने के लिए दौड़े और विजिटिंग रूम में अफरा तफरी मच गई। आस पास बैठे दूसरे परिवार डरकर अपनी जगह से हट गए या दूर से कानाफूसी करने लगे। पार्वती देवी बिना किसी घबराहट के जमीन पर पड़े भूपिंदर को सीधी खड़ी देखती रहीं। उनकी आंखों में डर या पछतावे की जगह सिर्फ बर्फीला गुस्सा और तिरस्कार था। बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा? कीड़े मकोड़े जैसी औलाद, आज तूने गलत इंसान से पंगा लिया है। उनकी धीमी आवाज शोरगुल वाले कमरे में भी अजीब तरह से साफ सुनाई दे रही थी। भूपिंदर अपने चेलों के सहारे मुश्किल से उठा। वह लंगड़ाते हुए पार्वती देवी की ओर धमकी भरे अंदाज में बढ़ा। यह क्या बदतमीजी है? जानती है यह कौन सी जगह है? सैनिक पर हमला, सरकारी काम में बाधा। बुढ़िया, अभी के अभी घुटने टेक कर माफी मांग, वरना तुझे सीधे मिलिट्री पुलिस को सौंप दूंगा। उसकी धमकी के बावजूद पार्वती देवी की आंखों में कोई डर नहीं था। उनके इस शांत रवैये ने भूपिंदर को और भी पागल कर दिया। उसने पत्थर की तरह खड़े अर्जुन का कॉलर जोर से पकड़ लिया। ओए अर्जुन, अपनी दादी को तमीज नहीं सिखा सकता। आज मैं यह मामला यहीं खत्म नहीं करूंगा। आज से तेरी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। अपनी दादी को जाकर बता देना। पोते को बंधक बनाकर एक नीच धमकी। यह पार्वती देवी के धैर्य के आखिरी धागे को तोड़ने वाली बात थी, लेकिन उन्होंने अब और चिल्लाया या हाथ नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने बहुत शांत और संयमित तरीके से अपने पुराने हैंडबैग से एक छोटा सा मोबाइल फोन निकाला। उनका अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें इस पूरी स्थिति का पहले से अंदाजा था। उन्होंने बिना कॉन्टैक्ट लिस्ट देखे तेजी से एक शॉर्टकट नंबर को देर तक दबाया। 1-2 रिंग के बाद फोन तुरंत कनेक्ट हो गया। मैं बोल रही हूं। उनकी आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे वह रात के खाने के मेन्यू के बारे में पूछ रही हों। हाँ, मैं अभी व्यस्त हो क्या? उन्होंने फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को संक्षेप में अपनी बात बताई। आसपास के शोर के कारण यह ठीक से सुनाई नहीं दिया कि वह क्या कह रही थीं, लेकिन उनके मुंह से निकले कुछ शब्द आसपास के लोगों के कानों में साफ साफ पड़े। अर्जुन से मिलने, 7वीं डिवीजन, 15वीं रेजिमेंट, 3री बटालियन, विजिटिंग रूम, तुम्हें यहां आना होगा। भूपिंदर यह सब देखकर हौंस रहा था। किसको फोन कर रही है? गांव के सरपंच को, उसने मन ही मन सोचा और जीत के नशे में डूब गया। फोन जल्दी ही कट गया। 1 मिनट से भी कम की बातचीत थी।
पार्वती देवी ने फोन वापस बैग में रखा और भूपिंदर की ओर देखकर कहा, वहीं खड़े रहो, हिलना मत। तेरी फौजी जिंदगी और शायद तेरी पूरी जिंदगी यहीं खत्म होते हुए मैं अपनी आंखों से देखूंगी। उनकी बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और ताकत थी। भूपिंदर एक पल के लिए थोड़ा सहम गया, लेकिन उसने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। हाँ, कहां से लाती हो इतना घमंड? किसको बुलाया है? गांव के मुखिया को। कुछ मिनट बीत गए। कमरे में मौजूद हर कोई शक और हैरानी से देख रहा था। तभी चर्रर की तेज आवाज के साथ एक गाड़ी के टायर विजिटिंग रूम की इमारत के ठीक सामने जोर से घिसे और कुछ ही पलों में भारी भरकम फौजी जूतों की आवाज गलियारे में गूंजती हुई नजदीक आने लगी। आवाज एक नहीं थी, कई लोग एक साथ अनुशासित कदमों से इस ओर बढ़ रहे थे। धड़ाम! विजिटिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखकर भूपिंदर समेत सभी सैनिक वहीं जम गए। एक चमकता हुआ मिलिट्री पुलिस का हेलमेट, बिना एक भी सिलवट वाली कड़क वर्दी, और सबसे बढ़कर एक बेहद तीखी नजरों वाला आदमी। उसके कंधे पर भारतीय सेना का कर्नल का रैंक साफ चमक रहा था। वह डिवीजन के मिलिट्री पुलिस प्रमुख कर्नल विक्रम सिंह थे। उनके पीछे पूरी तरह से हथियारों से लैस 4 मिलिट्री पुलिस के जवान खड़े थे। कर्नल विक्रम सिंह के आते ही विजिटिंग रूम का तापमान जैसे शून्य से नीचे चला गया। उनकी नजरें कमरे के बिखरे हुए मंजर, कूड़ेदान में फेंके गए खाने और अपने बेटे का कॉलर पकड़े हुए भूपिंदर पर एक एक करके गईं। उनका चेहरा भावनाओं से रहित पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन उनकी आंखों के अंदर नरक के लावा जैसा गुस्सा उबल रहा था। कर्नल साहब, आप यहां? पास में खड़े एक अधिकारी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। भूपिंदर और उसके चेलों के चेहरे पहले ही सफेद पड़ चुके थे। डिवीजन में यमराज के नाम से मशहूर मिलिट्री पुलिस प्रमुख का अचानक आना उनके लिए मौत की सजा के बराबर था। कर्नल विक्रम ने उस अधिकारी की ओर देखा तक नहीं। वह सीधे अंदर आए और पार्वती देवी के सामने आकर खड़े हो गए, और फिर एक सख्त चेहरे के साथ, लेकिन दुनिया की सबसे विनम्र आवाज में उन्होंने कहा, मां, आप ठीक तो हैं? मान। उस एक शब्द से विजिटिंग रूम का सारा शोर थम गया। भूपिंदर के हाथ ढीले पड़ गए और उसने अर्जुन का कॉलर छोड़ दिया। उसकी आंखें ऐसे कांप रही थीं जैसे भूकंप आ गया हो। डिवीजन मिलिट्री पुलिस प्रमुख मां अर्जुन सिंह। बिखरे हुए पहेली के टुकड़े उसके दिमाग में एक भयानक तस्वीर के रूप में जुड़ गए। मां। कर्नल विक्रम सिंह के मुंह से निकला वह निहायत ही निजी संबोधन किसी भी फौजी आदेश से ज्यादा विनाशकारी शक्ति के साथ पूरे विजिटिंग रूम में गूंज गया। समय रुक गया था और हवा जम गई थी। हवलदार भूपिंदर ने अभी अभी जो सुना था उसे समझने के लिए डेज़ेस्पेरेमेंट अपने दिमाग को दौड़ाया, लेकिन उसका दिमाग पहले ही सुन्न हो चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ 3 शब्द गूंज रहे थे, मैं तो गया। कर्नल विक्रम सिंह ने भूपिंदर के उस हाथ को देखा जिसने उनके बेटे का कॉलर पकड़ा था, और फिर अपने बेटे के बिखरे हुए कपड़ों को देखा, और फिर उनकी नजरें कूड़ेदान में बेरहमी से फेंकी गई बिरयानी पर गईं। वह खाना जिसे उनकी मां ने रात भर जागकर प्यार से बनाया था। एक पल के लिए उनकी आंखों में एक हल्की सी साज़ात हुई, लेकिन यह दुख या दया नहीं थी। यह एक जंगली जानवर के गुस्से के विस्फोट से ठीक पहले की खामोशी थी। उन्होंने फिर से सिर उठाकर भूपिंदर को देखा। इस बार उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ कानून लागू करने वाले एक मिलिट्री पुलिस अधिकारी की ठंडी बर्फीली नजर थी। तू ही है वो? आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि भूपिंदर का पूरा शरीर दब गया। भूपिंदर अनजाने में ही घुटनों के बल गिर पड़ा। कर्नल साहब, यह एक गलतफहमी है। मैं चुप। कर्नल विक्रम के छोटे से आदेश से भूपिंदर का बहाना वहीं रुक गया। वह घुटनों के बल बैठे भूपिंदर के पास गए और उसकी वर्दी पर लगे नेम प्लेट को देखा। हवलदार भूपिंदर सिंह। उन्होंने उस नाम को याद करते हुए धीरे से दोहराया, भूपिंदर सिंह। ठीक है। उन्होंने भूपिंदर से और कुछ नहीं कहा। जैसे वह सड़क के किनारे पड़े एक पत्थर को देख रहे हों, उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपने पीछे खड़े मिलिट्री पुलिस के जवानों को इशारे से आदेश दिया, इस कमीने को और उन दोनों को, तीनों को तुरंत गिरफ्तार करो। आदेश संक्षिप्त और दृढ़ था। मिलिट्री पुलिस के जवान बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े और भूपिंदर और उसके चेलों के हाथ पीछे मोड़कर उन्हें काबू में कर लिया। नहीं कर्नल साहब, मुझसे गलती हो गई। मैंने मरने वाला पाप किया है।
अब जाकर भूपिंदर को हकीकत का एहसास हुआ और वह चीखते हुए छटपटाने लगा, लेकिन प्रशिक्षित जवानों की पकड़ से छूटना नामुमकिन था। उसके चेले भी चेहरे पर सफेदी लिए बिना किसी प्रतिरोध के पकड़े गए। आरोप: सीनियर अधिकारी का अपमान, ड्यूटी पर मौजूद सैनिक के साथ मारपीट और धमकी, सरकारी संपत्ति को नुकसान, और जो भी याद आए सब लगा दो। इन्हें तुरंत डिवीजन की मिलिट्री पुलिस की जेल में डालो, सामान्य सेल में नहीं, एकांत कोठरी में, सबसे अंधेरी वाली, जहां रोशनी की एक किरण भी न पहुंचे। कर्नल विक्रम की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। वह कानून की धाराएं नहीं, बल्कि जैसे मौत की सजा सुना रहे थे। और इस यूनिट का ड्यूटी ऑफिसर, उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। नहीं, बटालियन कमांडर, रेजिमेंट कमांडर, डिवीजन कमांडर तक, जितने भी कमांडिंग ऑफिसर से संपर्क हो सके, सबको संदेश भेजो कि डिवीजन के मिलिट्री पुलिस प्रमुख ने सभी कमांडरों की आपात बैठक बुलाई है। जो भी 30 मिनट के अंदर यहां नहीं पहुंचा, चाहे वह कोई भी हो, उसे आदेश की अवहेलना का दोषी माना जाएगा। उनका आदेश सामान्य समझ से परे था। एक कर्नल रैंक का अधिकारी अपने से वरिष्ठ अधिकारियों, यहां तक कि डिवीजन कमांडर को भी बुला रहा था। यह स्पष्ट रूप से अधिकार का उल्लंघन और अवज्ञा माना जा सकता था, लेकिन उनके रुतबे के आगे किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई सवाल करे। इस पल, इस जगह का कानून और राजा वही थे। सारा हंगामा शांत होने के बाद विजिटिंग रूम में कर्नल विक्रम सिंह, उनका परिवार और कुछ डरे हुए गवाह ही रह गए। कर्नल विक्रम ने अब जाकर अपने चेहरे का सख्त भाव नरम किया और अपनी मां पार्वती देवी के पास गए। मां, आपको डराने के लिए माफ करना। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरा अर्जुन। पार्वती देवी बात पूरी नहीं कर सकी और अपने पोते का हाथ कसकर पकड़ लिया, जो अभी भी सदमे में था। कर्नल विक्रम अपने बेटे अर्जुन के सामने खड़े हुए। उन्होंने बेटे के दुबले कंधे और चेहरे पर लगी छोटी मोटी खरोंचों को देखा और उनका दिल टूट गया। एक सैनिक के सम्मान की रक्षा के लिए अपने बेटे के दर्द को नजरअंदाज करने की अपनी मूर्खता पर उन्हें पछतावा हुआ। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने बेटे को गले लगा लिया। पिता के मजबूत और चौड़े सीने से लगते ही अर्जुन की सारी दबी हुई भावनाएं आखिरकार फूट पड़ी। उसके कंधे धीरे धीरे कांपने लगे और गर्म आंसू उसके पिता की वर्दी को भिगोने लगे। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत कमजोर था। नहीं, तुम कमजोर नहीं थे, यह बाप मूर्ख था। सब मेरी गलती है। कर्नल विक्रम ने बेटे की पीठ सहलाते हुए खुद को कोसा। उनकी आंखों में भी लालिमा छाने लगी थी। उन्होंने बेटे को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और कूड़ेदान के पास पड़े बिरयानी के पतीले को उठाया। वह ठंडा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसमें मां की ममता की गर्माहट महसूस हो रही थी। वह कुछ देर तक चुपचाप उसे देखते रहे और उन्होंने फैसला किया, यह सिर्फ उन कीड़े मकोड़ों जैसे कुछ लड़कों को सजा देने पर खत्म नहीं होगा। जिस यूनिट ने उनकी मां का अपमान किया और उनके बेटे को कुचला, इस सड़ी हुई सैन्य व्यवस्था के एक हिस्से को वह जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उनका फौलादी गुस्सा अब व्यक्तिगत बदले से आगे बढ़कर एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक बड़े न्याय के संकल्प में बदल रहा था, और उस न्याय की प्रस्तावना अभी शुरू ही हुई थी। जैसे ही भूपिंदर और उसके साथियों को ले जाया गया और डिवीजन के सभी कमांडिंग अधिकारियों को आपात बैठक का आदेश दिया गया, 7वीं डिवीजन में हड़कंप मच गया। सप्ताहांत की शांति भंग हो गई थी और यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है, फोन की घंटियां बजने लगीं। 3री बटालियन का विजिटिंग रूम पल भर में पूरे डिवीजन के ध्यान का केंद्र, यानी तूफान का केंद्र बन गया। कर्नल विक्रम सिंह ने अपनी मां और बेटे को अपनी गाड़ी में बिठाया और पहले उन्हें बेस से बाहर निकाला। उन्होंने अपने सहायक को बाकी मामलों को संभालने का काम सौंपा और खुद गाड़ी चलाते हुए एक सख्त चेहरे के साथ बोले, मां, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। अर्जुन, तुम आज से यूनिट में वापस नहीं जाओगे। मैं कल औपचारिक रूप से तुम्हारी बटालियन और पोस्टिंग बदलने के लिए कमांड हेडक्वार्टर में अनुरोध करूंगा। यह एक पिता का अपने बेटे को इस नरक से बाहर निकालने का निर्णय था, लेकिन पीछे की सीट पर बैठे अर्जुन से एक अप्रत्याशित जवाब आया, नहीं पापा। बेटे की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। कर्नल विक्रम ने गाड़ी चलाते हुए रियर व्यू मिरर से अपने बेटे का चेहरा देखा। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर राहत या खुशी के बजाय कुछ बर्बाद हो जाने जैसी गहरी निराशा और बेचैनी थी। ये क्या कह रहे हो?
तुम इस नरक जैसी जगह पर और रहना चाहते हो? मुझे यूनिट में वापस जाना ही होगा। अगर मैं अभी यहां से चला गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। इस समझ से बाहर की बात पर कर्नल विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तुम्हें और तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं, यह वो समस्या नहीं है जिसे आप हल कर सकते हैं, बल्कि अगर आप ऐसा करेंगे जैसा आप कर रहे हैं तो आप सब कुछ बिगाड़ देंगे। बेटे की बातें और भी ज्यादा उलझन भरी होती जा रही थीं। तभी पार्वती देवी ने चुपचाप कहा, विक्रम, गाड़ी रोको जरा, मुझे इस बच्चे से कुछ बात करनी है। कर्नल विक्रम ने एक सुनसान सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। गाड़ी में एक भारी खामोशी छा गई। पार्वती देवी ने पीछे मुड़कर अपने पोते का हाथ पकड़ा। अर्जुन, दादी को सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? तुम अब तक सिर्फ इसलिए चुप नहीं थे कि तुम कमजोर थे, है ना? पूरी जिंदगी साथ बिताने वाली दादी का अनुमान बिल्कुल सही था। अर्जुन कुछ देर हिचकिचाया और फिर आखिरकार भारी मन से बोलना शुरू किया। उसका खुलासा कर्नल विक्रम की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। यह सिर्फ तंग करने का मामला नहीं था, बल्कि एक विशाल भ्रष्टाचार के नेटवर्क का चौंकाने वाला पर्दाफाश था। भूपिंदर सिर्फ एक गुंडा नहीं है, वह इस यूनिट नहीं, इस पूरे डिवीजन में फैले एक विशाल कैंसर का एक छोटा सा हिस्सा है। अर्जुन ने पिछले कुछ महीनों में जो कुछ देखा और समझा था, वह सब बता दिया। भूपिंदर अपने पिता के एक बड़े अधिकारी होने का फायदा उठाकर यूनिट के अंदर अपना एक निजी साम्राज्य चला रहा था। लेकिन यह सिर्फ जूनियरों को परेशान करने तक सीमित नहीं था। वह यूनिट का तेल और अन्य सैन्य सामान बाहर बेचकर पैसे कमा रहा था और यहां तक कि बाहरी अवैध सट्टेबाजी साइटों से जुड़कर सैनिकों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज भी दे रहा था। और यूनिट के अधिकारी इस सब पर आंखें मूंदे हुए थे। नहीं, आंखें मूंदना तो दूर, वे सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे थे और मुनाफे में हिस्सा ले रहे थे। जहां तक मुझे पता है, बटालियन कमांडर समेत कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें गहराई से शामिल हैं। कर्नल विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। यह सिर्फ कुछ सैनिकों के बीच की गुंडागर्दी नहीं थी, बल्कि कमांडरों से जुड़ा एक संगठित अपराध था। यह डिवीजन का एक ऐसा काला सच था जिसके बारे में मिलिट्री पुलिस प्रमुख होते हुए भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। मैं यह सब आपको नहीं बता सकता था पापा। आप मिलिट्री पुलिस के प्रमुख थे और जैसे ही मैं यह रिपोर्ट करता तो यह गलतफहमी हो सकती थी कि आप अपने बेटे के लिए हद से ज्यादा जांच कर रहे हैं और मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए मैंने अपनी पहचान छिपाई और सबसे आसान शिकार बनकर उनके सबसे करीब पहुंच गया। अब जाकर सारी पहेली सुलझ गई। बेटे की कमजोर चुप्पी कायरता नहीं थी। यह एक विशाल आपराधिक संगठन की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक जानलेवा अंडरकवर मिशन था। वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। पैसों के लेन देन के सबूत, सामान के गायब होने की तारीख और समय, और इसमें शामिल लोगों की बातचीत। वह निर्णायक सबूत हासिल करने के लिए उनके शक से बचते हुए चुपचाप सही समय का इंतजार कर रहा था। आज जब दादी आ रही थीं, तो मुझे पता था कि भूपिंदर मेरी मुलाकात को बर्बाद करने जरूर आएगा। मैं उस प्रक्रिया में उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करने की कोशिश करने वाला था, जिसमें वे अनजाने में अपने अपराधों के बारे में बात करते। यह मेरी योजना का आखिरी चरण था। अर्जुन ने निराश स्वर में अपनी बात जारी रखी, लेकिन फिर आप आ गए। मिलिट्री पुलिस प्रमुख होते हुए आपने मेरे लिए पूरी यूनिट को हिलाकर रख दिया। अब उन्हें शक हो जाएगा कि मैं सिर्फ एक पीड़ित नहीं था, बल्कि कुछ जांच कर रहा था। भूपिंदर अपना मुंह बंद कर लेगा और उसके पीछे के असली मास्टरमाइंड सारे सबूत मिटाकर उसे बलि का बकरा बना देंगे। आपके गुस्से ने मेरी पूरी योजना को बर्बाद कर दिया पापा। कर्नल विक्रम सिंह को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर एक विशाल हथौड़े से वार किया हो। अपने बेटे को बचाने की उनकी कार्रवाई ने ही उसके जानलेवा मिशन को बर्बाद कर दिया और बड़े शैतान को छिपने का मौका दे दिया। वह गुस्से और न्याय की भावना में इतने अंधे हो गए थे कि वह अपने बेटे की बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाए। उनके फौलादी चेहरे पर पहली बार गहरे पछतावे और आत्मग्लानि की छाया दिखाई दी। गाड़ी में हवा शीशे की तरह भारी हो गई। कर्नल विक्रम सिंह स्टीयरिंग व्हील पकड़े कुछ नहीं बोल सके। बेटे ने जो सच्चाई बताई थी, उसने एक सैनिक के रूप में उनके जीवन भर के गौरव और एक पिता के रूप में उनके विश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उन्होंने सोचा कि वह न्याय कर रहे हैं, लेकिन अंत में
उन्होंने एक विशाल बुराई की सच्चाई को वापस पानी के नीचे धकेल दिया था। पार्वती देवी ने अपने पोते के कांपते हुए हाथ को और कसकर पकड़ लिया। अर्जुन, तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम हार मान लोगे? दादी के सवाल पर अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं थी। इसके बजाय एक अप्रत्याशित मोड़ का सामना करते हुए एक नई योजना बनाने वाले रणनीतिकार की तरह एक ठंडी और तार्किक चमक थी। नहीं, योजना में गड़बड़ हुई है। युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब से असली युद्ध शुरू होगा। उसने अपने पिता कर्नल विक्रम सिंह की ओर देखा। पापा, जो हो गया सो हो गया। अब आपकी गलती पर पछताने का समय नहीं है। अब से आपको मेरी तलवार बनना होगा। बेटे की साहसी लेकिन दृढ़ नजरों को देखकर कर्नल विक्रम एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाए। उनका बेटा अब सुरक्षा की जरूरत वाला कोई बच्चा नहीं था। वह एक विशाल दुश्मन से लड़ने वाले मोर्चे का कमांडर था और अब उन्हें उसकी रणनीति के अनुसार काम करने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार बनना था। मुझे क्या करना होगा? कर्नल विक्रम ने एक कमांडर के बजाय अपने बेटे के सहायक के रूप में पूछा। सबसे पहले मुझे यूनिट में वापस भेज दीजिए। अगर मैं यहां से गायब हो गया तो वे सोचेंगे कि मैंने हार मानकर भाग गया हूं या मैं आपके संरक्षण में छिपा हूं। दोनों ही सूरतों में उन्हें सोचने का समय मिल जाएगा। मुझे फिर से उनकी आंखों के सामने आना होगा, सबसे असहाय और कमजोर रूप में। तभी वे लापरवाह होंगे और फिर से हरकत में आएंगे। बेटे को फिर से आग में धकेलने की बात सुनकर कर्नल विक्रम स्वाभाविक रूप से विरोध करना चाहते थे, लेकिन वह यह मानने से इनकार नहीं कर सकते थे कि यह सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक चाल थी। यह बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें मेरी असली पहचान का पता चल गया तो वे अभी भी निश्चित नहीं हैं। ज्यादा संभावना है कि वे यही सोचेंगे कि उन्होंने दुर्भाग्य से मिलिट्री पुलिस प्रमुख के बेटे से पंगा ले लिया। अगर मैं पहले की तरह ही दब्बू और असहाय बना रहा तो वे मुझसे नफरत करते रहेंगे, लेकिन साथ ही आपके होने की वजह से मुझे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने से भी डरेंगे। यह दुविधा ही वह दरार होगी जिसमें हम घुस सकते हैं। अर्जुन की योजना बहुत चालाक थी। दूसरा, आपको आज जो हुआ उसे संभालना होगा। डिवीजन कमांडर और अन्य अधिकारियों के सामने यह कहकर सिर झुकाइए कि आप अपने बेटे के मामले में भावनाओं में बह गए थे। यह ऐसा लगेगा जैसे आपका अधिकार कम हो गया है, लेकिन यही दुश्मनों को आश्वस्त करने का सबसे पक्का तरीका है। यह धारणा बनानी होगी कि कर्नल विक्रम भी अपने बेटे के मामले में एक आम भावुक पिता ही हैं। और सबसे जरूरी, तीसरा, भूपिंदर के खिलाफ जांच तुरंत रोक दीजिए और उसे वापस उसकी यूनिट में भेज दीजिए। क्या? इस समझ से बाहर की मांग पर कर्नल विक्रम और पार्वती देवी ने एक साथ पूछा। उस कमीने को छोड़ दूं? तुम्हें पता है वह तुम्हारे साथ क्या करेगा? पापा, भूपिंदर एक चारा है। अगर हम उसे अभी बंद कर देंगे तो उसके पीछे का मास्टरमाइंड कभी सामने नहीं आएगा। हमें उसे छोड़ना होगा और उसकी हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। वह निश्चित रूप से अपने आका से संपर्क करके इस स्थिति की रिपोर्ट करेगा और आगे क्या करना है इसके निर्देश लेगा। हमें उसी कड़ी को ढूंढना है। बेटे की योजना साहसी और खतरनाक थी। खुद को चारे के रूप में पेश करके दुश्मन को आश्वस्त करना और सबसे खतरनाक दुश्मन को छोड़कर बड़े दुश्मन को पकड़ने का एक जोखिम भरा जुआ। लेकिन कर्नल विक्रम सिंह को एहसास हो गया था कि उन्हें इस जुए पर अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए न्यूनतम व्यवस्था जरूरी है। कर्नल विक्रम कुछ देर सोचते रहे और फिर अपने सहायक को एक गुप्त फोन किया। सूबेदार साहब, मैं आपको एक टॉप सीक्रेट मिशन दे रहा हूं। डिवीजन में से 2 सबसे भरोसेमंद और साधारण दिखने वाले लेकिन बेहतरीन लड़ाकू क्षमता वाले जवानों को चुनो। उन्हें आज ही 3री बटालियन में ट्रांसफर करो। उनकी नकली पहचान सप्लाई या ऑफिस क्लर्क की होगी। उनका सिर्फ एक ही काम है, सिपाही अर्जुन सिंह की 24 घंटे परछाई की तरह निगरानी करना, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उसकी सभी गतिविधियों और आसपास के लोगों की हरकतों की सीधी रिपोर्ट मुझे देना। यह मिशन तुम्हारे, मेरे और उन 2 जवानों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसे सेना में सर्वोच्च सुरक्षा स्तर पर रखा जाएगा। इस तरह पिता की गलती बेटे के युद्ध के लिए एक नई बिसात बन गई। मिलिट्री पुलिस प्रमुख कर्नल विक्रम ने अपने सारे अधिकार और सम्मान को ताक पर रखकर अपने बेटे द्वारा रची गई खतरनाक पटकथा का एक किरदार बनना स्वीकार कर लिया। इस पल से
उनकी लड़ाई व्यक्तिगत बदले से आगे बढ़कर सेना के भविष्य को दांव पर लगाने वाली एक विशाल जासूसी जंग में बदल गई थी। कर्नल विक्रम सिंह की भविष्यवाणी के अनुसार जब उनके द्वारा बुलाए गए कमांडिंग ऑफिसर विजिटिंग रूम में पहुंचे तो वे यह देखकर हैरान थे कि स्थिति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। कर्नल विक्रम ने वहां जमा हुए रेजिमेंटल और बटालियन कमांडरों और देर से पहुंचे डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ से विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा, आज की अप्रिय घटना के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं अपने बेटे के मामले में थोड़ा भावुक हो गया था। सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उन्होंने और कोई स्पष्टीकरण दिए बिना वहां से चले गए। उनके इस रहस्यमय व्यवहार ने डिवीजन में कई अटकलों को जन्म दिया। मिलिट्री पुलिस प्रमुख अपने बेटे के लिए डिवीजन को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर से दबाव आने पर रुक गया। पता चला कि सामने वाले की पहुंच ज्यादा मजबूत थी, इसलिए उसने अपनी पूंछ दबा ली। इस तरह की तमाम अफवाहें फैलने लगीं। जैसा कि कर्नल विक्रम ने योजना बनाई थी, उनका अधिकार कम हो गया और उन्हें बेटे का गुलाम जैसा मजाकिया उपनाम मिला। 2 दिन बाद सबकी उम्मीदों के विपरीत हवलदार भूपिंदर सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपनी यूनिट में वापस आ गया। उसकी वापसी ने 3री बटालियन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसे कोई सजा नहीं मिली और वह ऐसे बेशर्म चेहरे के साथ लौटा जैसे कुछ हुआ ही न हो। सैनिकों में कानाफूसी होने लगी। देखा, मिलिट्री पुलिस प्रमुख भी एक जनरल के बेटे को कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन के प्रति सहानुभूति पल भर में इस ताने में बदल गई कि उसने बेवजह मुसीबत मोल ली थी। अर्जुन भी अगले दिन यूनिट में वापस आ गया। उसका चेहरा अभी भी उदास था और वह पहले से भी ज्यादा चुप हो गया था। वह भूपिंदर से सामना होने पर बिना कुछ कहे सिर झुकाकर गुजर जाता और सीनियर्स के बढ़ते हुए अलगाव और मुश्किल कामों को चुपचाप सहन करता रहा। सबके लिए वह पूरी तरह से हार चुका था, लेकिन पानी के नीचे एक अदृश्य युद्ध बड़ी तीव्रता से चल रहा था। भूपिंदर बाहर से तो विजयी लग रहा था, लेकिन अंदर से वह अत्यधिक चिंता में था। वह अभी भी इस बात से डरा हुआ था कि अर्जुन का पिता मिलिट्री पुलिस प्रमुख है और वह इस स्थिति से किसी भी तरह बाहर निकलने की बेचैनी में था। उसने यूनिट के पब्लिक फोन का इस्तेमाल करके कहीं पर जल्दबाजी में फोन किया। पापा, मैं हूं। मामला थोड़ा बिगड़ गया है। उस कमीने का बाप यहां का मिलिट्री पुलिस प्रमुख है। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर एक भारी लेकिन तीखी आवाज आई। तो क्या एक मामूली मिलिट्री पुलिस वाले की वजह से तुम मेरा काम रोक दोगे? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे कुछ पता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बेवकूफ लग रहा है जैसी बातें मत करो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? वो तो नहीं है। तो फिर यह सिर्फ एक हादसा था। विक्रम सिंह, वह कमीना, हमेशा से एक बेरहम सांप के रूप में मशहूर रहा है, लेकिन लगता है अपने बेटे के मामले में वह भी लाचार है। वह बस थोड़ी देर के लिए भड़क गया था। ज्यादा डरो मत, लेकिन हाँ, अब से उस लड़के को मत छेड़ना। बेवजह मुसीबत मोल लेने की जरूरत नहीं है, पर जो काम मैंने दिया है उसे बिना किसी रुकावट के जारी रखो। अगले हफ्ते माल आने की तारीख में कोई बदलाव तो नहीं है? जी पापा, कोई दिक्कत नहीं है। भूपिंदर का पिता, जैसा कि अनुमान था, सेना का एक उच्च पदस्थ व्यक्ति था, लेकिन वह अफवाहों की तरह कोई जनरल नहीं था। उसकी असली पहचान रक्षा मंत्रालय की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में एक वरिष्ठ नौकरशाह श्री रमेश कुमार थी। वह सैन्य सामग्री के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले एक महत्वपूर्ण पद पर था और अपने बेटे का इस्तेमाल करके सैन्य सामान बाहर बेचकर एक विशाल आपराधिक नेटवर्क चला रहा था। यह एक ऐसा पद था जो एक जनरल से कम ध्यान खींचता था, लेकिन वास्तविक शक्ति और मुनाफा सब उसी के पास था। भूपिंदर और रमेश कुमार की सारी बातचीत कर्नल विक्रम सिंह द्वारा लगाए गए अदृश्य आंखों और कानों द्वारा पूरी तरह से सुनी जा रही थी। कर्नल विक्रम अपने कार्यालय में एनक्रिप्टेड संचार के माध्यम से रियल टाइम रिपोर्ट प्राप्त कर रहे थे और पहेली के टुकड़ों को जोड़ रहे थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, रमेश कुमार। आखिरकार पूंछ हाथ में आ ही गई। इस बीच 3री बटालियन में अर्जुन का दम घोंटने वाला अभिनय जारी था और उसके साथ 2 नए साये भी थे। कुछ समय पहले ही ट्रांसफर होकर आए सप्लाई विभाग के हवलदार बख्तावर और ऑफिस क्लर्क नायक किशन। वे किसी का ध्यान न खींचने वाले साधारण सैनिक थे, लेकिन वास्तव में वे मिलिट्री पुलिस की एलीट स्पेशल ड्यूटी SD टीम के अनुभवी सदस्य थे।
वे अर्जुन से एक शब्द भी नहीं बोलते थे, लेकिन हमेशा उसके आसपास रहकर एक अदृश्य ढाल का काम करते थे। जब कोई सीनियर अर्जुन को परेशान करने की कोशिश करता तो हवलदार बख्तावर यह कहकर उसे स्वाभाविक रूप से वहां से हटा देता कि सप्लाई का सामान गिनना है, अर्जुन को मेरे साथ भेजो। और जब रात की ड्यूटी के दौरान भूपिंदर अर्जुन के पास जाने की कोशिश करता तो नायक किशन यह कहकर उसे बुला लेता कि ऑफिस के साहब तुम्हें बुला रहे हैं। उनका हस्तक्षेप इतना स्वाभाविक था कि किसी को भी उनकी असली पहचान पर शक नहीं हुआ। अर्जुन उनके संरक्षण में और भी साहसी होकर काम करने लगा। उसने भूपिंदर के गिरोह द्वारा फेंके गए कचरे को छानकर अवैध सट्टेबाजी साइट के एक्सेस रिकॉर्ड वाली रसीद के टुकड़े ढूंढे और रात में चुपके से हथियार, घर और तेल डिपो के आस पास घूमकर बाहर भेजे गए सैन्य सामान के निशान की तस्वीरें लीं। उसकी सारी जानकारी हर रात नायक किशन और हवलदार बख्तावर के माध्यम से कर्नल विक्रम सिंह तक पहुंच रही थी। तूफान से पहले की शांति थी। बाहर से तो सब शांत था, लेकिन 7वीं डिवीजन की 3री बटालियन एक बड़े युद्ध का फ्यूज बन चुकी थी जो धीरे धीरे जल रहा था। नकाब पहने बेटा दुश्मन के गढ़ के केंद्र में अपनी तलवार तेज कर रहा था और नकाब पहने पिता बाहर एक विशाल जाल बुन रहा था। और उनका असली दुश्मन यह सोचकर कि वह पहले ही जीत चुका है, अपनी आखिरी दावत का आनंद ले रहा था। अगले मंगलवार रात के अभ्यास की आड़ में बड़ी मात्रा में तेल और लड़ाकू राशन बाहर भेजा जाएगा। मिलने की जगह यूनिट के पिछले गेट के पास एक वीरान पेट्रोल पंप है। समय रात के 12 बजे है। अर्जुन सिंह ने अपनी जान जोखिम में डालकर जो खुफिया जानकारी इकट्ठा की थी वह उसके साये रूपी एजेंटों के माध्यम से कर्नल विक्रम सिंह की मेज पर पहुंच गई। आखिरकार वह निर्णायक क्षण आ गया था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। कर्नल विक्रम ने तुरंत अपनी जिंगिंग जांच टीम को बुलाकर एक गुप्त ऑपरेशन बैठक शुरू की। इस ऑपरेशन का लक्ष्य रमेश कुमार और भूपिंदर पिता पुत्र की जोड़ी और उनसे जुड़े आंतरिक सहयोगियों और बाहरी गिरोह को एक ही बार में पकड़ना है। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। जांच टीम के प्रमुख मेजर वर्मा ने ऑपरेशन योजना की जानकारी दी। हम मंगलवार को रात के 12 बजे वीरान पेट्रोल पंप को पूरी तरह से घेर लेंगे और मौके पर ही छापा मारेंगे। हमारी निगरानी के अनुसार भूपिंदर और उसके आंतरिक सहयोगी खुद माल पहुंचाएंगे और बाहरी गिरोह के सदस्य मौके पर ही नकद भुगतान करेंगे। कर्नल विक्रम नक्शे को देखते हुए सोच में डूब गए। मौके पर छापा मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। मौके पर पकड़े जाने का मतलब सिर्फ कुछ चोरों को पकड़ना होगा और यह रमेश कुमार जैसे मास्टरमाइंड को अपनी पूंछ बचाने का मौका दे देगा। वह आसानी से कह सकता है कि उसका बेटा बुरी संगत में पड़कर कुछ गलतियां कर बैठा था। हमें एक स्मोकिंग गन चाहिए, एक ऐसा अकाट्य सबूत जो यह साबित करे कि रमेश कुमार ही इस पूरे अपराध का मुख्य सरगना है। उन्होंने अर्जुन से मिली एक और खुफिया रिपोर्ट निकाली। मेरे बेटे अर्जुन की जानकारी के अनुसार सौदा सफल होने के तुरंत बाद भूपिंदर हमेशा यूनिट के अंदर एक खास जगह से रमेश कुमार को फोन करके परिणाम की रिपोर्ट करता है। यूनिट की कैंटीन के पीछे एक पुराना गोदाम, वह जगह निगरानी कैमरों की पहुंच से बाहर है और वहां कोई आता जाता नहीं है। कर्नल विक्रम की आंखें चमक उठीं। ऑपरेशन योजना में बदलाव करो, हम मौके पर छापा नहीं मारेंगे। उनकी बात सुनकर बैठक कक्ष में मौजूद सभी जांचकर्ताओं की आंखें फटी रह गईं। हमारा असली निशाना वीरान पेट्रोल पंप नहीं बल्कि कैंटीन के पीछे का गोदाम है। जिस पल भूपिंदर सौदा पूरा करके रमेश कुमार को फोन करेगा और बताएगा कि सौदा सफल रहा, हम उसी पल उस फोन कॉल को मौके पर ही सबूत के तौर पर हासिल करेंगे और उस फोन कॉल के आधार पर हम एक साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बैठे रमेश कुमार को भी गिरफ्तार करेंगे। हमें यह एक ऐसा अकाट्य सबूत बनाना होगा जिससे कोई भी इनकार न कर सके कि पिता और पुत्र ने एक ही अपराध की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। यह एक और भी साहसी और चालाकी भरी योजना थी। जांच टीम तुरंत नई योजना के अनुसार काम करने लगी। सर्वश्रेष्ठ सुनने वाले विशेषज्ञों ने गोदाम के आसपास भेष बदलकर पहुंचकर अति छोटे उच्च प्रदर्शन वाले माइक्रोफोन और कैमरे स्थापित किए। रमेश कुमार के कार्यालय और घर के आसपास भी 24 घंटे की निगरानी टीमें तैनात कर दी गईं। एक विशाल जाल चुपचाप और सघन रूप से बुना जा रहा था। ऑपरेशन के दिन 3री बटालियन रात के अभ्यास में व्यस्त थी। घोर अंधेरा
और अभ्यास का शोर अपराध करने के लिए सबसे अच्छा माहौल था। अर्जुन अभ्यास करने वाली टुकड़ी में शामिल होकर पूरी स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही आधी रात होने वाली थी, योजना के अनुसार भूपिंदर और उसका सहयोगी सप्लाई का हवलदार किशन चंद चुपके से अभ्यास की टुकड़ी से अलग हो गए। उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर पहले से निकाले गए तेल और लड़ाकू राशन से लदे एक सैन्य ट्रक पर चढ़ गए। अर्जुन के साये रूपी एजेंट इस पूरी प्रक्रिया को गुप्त रूप से फिल्मा रहे थे और कर्नल विक्रम को रियल टाइम में रिपोर्ट कर रहे थे। ट्रक यूनिट के पिछले गेट की ओर बढ़ा। गेट पर तैनात संतरी पहले से ही उनके साथ मिला हुआ था। बिना किसी रोक टोक के यूनिट से बाहर निकलकर ट्रक निर्धारित स्थान वीरान पेट्रोल पंप की ओर बढ़ गया। पेट्रोल पंप के आस पास कर्नल विक्रम के मिलिट्री पुलिस के जवान आम नागरिकों के भेष में सब कुछ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक काली सेडान कार पेट्रोल पंप पर आई। कार से उतरे लोग पहली नजर में ही अपराधी दुनिया के लग रहे थे। उन्होंने ट्रक का माल चेक किया और फिर एक मोटा पैसों का लिफाफा किशन चंद को थमा दिया। सौदे की पूरी प्रक्रिया उच्च प्रदर्शन वाले कैमरों में रिकॉर्ड हो रही थी। सौदा पूरा करने के बाद भूपिंदर और किशन चंद विजयी भाव से यूनिट में लौट आए। भूपिंदर ने अपने साथियों के साथ पैसे बांटने के बाद योजना के अनुसार कैंटीन के पीछे के पुराने गोदाम की ओर रुख किया। उसके चेहरे पर संतुष्टि और उत्साह था। उसने एक बार चारों ओर देखा और फिर अपने पिता रमेश कुमार को फोन किया। पापा, मैं हूं, मिशन पूरा हो गया। इस बार सब कुछ बहुत साफ सुथरा था। उसी पल गोदाम के आस पास छिपे हुए मिलिट्री पुलिस के कमांडो चुपके से उसके पीछे आ गए। फोन के दूसरी तरफ से रमेश कुमार की संतुष्ट आवाज आई, शाबाश बेटा, तुम वाकई मेरे बेटे हो। पैसे। रमेश कुमार की बात पूरी होने से पहले ही गोदाम का पुराना दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ टूट गया। अंधेरे से निकले मिलिट्री पुलिस के जवानों ने पल भर में भूपिंदर को दबोच लिया। हवलदार भूपिंदर सिंह, सैन्य सामग्री की चोरी और अवैध बिक्री के आरोप में तुम्हें अभी इसी समय गिरफ्तार किया जाता है। तुम चुप रहने का अधिकार रखते हो। भूपिंदर को चीखने का भी मौका नहीं मिला। उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन, जिसमें कॉल अभी भी कनेक्टेड थी, एक जांचकर्ता के हाथ में चला गया। जांचकर्ता ने फोन पर धीमी आवाज में कहा, श्री रमेश कुमार, आपके बेटे के साथ आपकी अभी की गई बातचीत पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुकी है। हम आपसे भी जल्द ही मिलेंगे। उसी समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में कमांडर के कार्यालय के बगल में स्थित रमेश कुमार के कार्यालय का दरवाजा खुला। वहां कर्नल विक्रम सिंह खुद अपनी गिरफ्तारी टीम के साथ खड़े थे। रमेश कुमार ने फोन के दूसरी तरफ से आई अपने बेटे की चीख और एक अजनबी आवाजा सुनकर समझ लिया कि सब कुछ खत्म हो गया है। वह पीले पड़े चेहरे के साथ अपनी ओर बढ़ते हुए कर्नल विक्रम सिंह को असहाय होकर देखता रहा। यह एक सैमज़ेरो ऑपरेशन था। चारे ने सफलतापूर्वक दुश्मन को आकर्षित किया था और जाल ने एक भी मछली को नहीं छोड़ा था। रमेश कुमार और भूपिंदर, पिता, पुत्र और उनके सहयोगियों के एक साथ पकड़े जाने से मामला सुलझता हुआ लग रहा था। सेना की अभियोजन पक्ष ने कर्नल विक्रम सिंह की मिलिट्री पुलिस द्वारा हासिल किए गए एक सबूतों के आधार पर एक बड़ी जांच शुरू की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और 7वीं डिवीजन में हड़कंप मच गया और संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाने लगा। सिपाही अर्जुन सिंह को एक मुखबिर के रूप में उसके योगदान के लिए समय से पहले सेवानिवृत्ति का वादा किया गया और कर्नल विक्रम सिंह सेना के एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले नायक के रूप में उभरे। जब हर कोई न्याय की जीत का जश्न मना रहा था, तब अर्जुन को अकेले ही कुछ अजीब लग रहा था। उसकी तेज अंतरात्मा उसे चेतावनी दे रही थी कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका शक तब यकीन में बदल गया जब उसे खबर मिली कि गिरफ्तार किया गया सप्लाई हवलदार किशन चंद सेना की अभियोजन पक्ष की पूछताछ के दौरान अचानक आत्महत्या कर ली है। उसने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था और कथित तौर पर कहा था कि वह अपने सारे पाप अपने साथ ले जाएगा। यह एक बहुत ही अचानक और अप्राकृतिक मौत थी। किशन चंद इस आपराधिक नेटवर्क की एक सोबी गादे की महत्वपूर्ण कड़ी था। ऐसे में जब उसके बोलने से सब कुछ सामने आ सकता था, उसका अचानक आत्महत्या कर लेना तर्कसंगत नहीं था। अर्जुन ने अपने पिता को अपना शक बताया। पापा, कुछ तो गड़बड़ है। किशन चंद आत्महत्या करने वाला इंसान नहीं था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था
और किसी भी तरह अपनी सजा कम करवाकर जल्दी बाहर आना चाहता था। यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हो सकती है, जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया है, या फिर किसी बड़े दबाव में आकर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। कर्नल विक्रम सिंह को भी यही शक था। रमेश कुमार और भूपिंदर ने दावा किया था कि उन्होंने ही सब कुछ योजना बनाई थी, लेकिन चोरी किए गए सैन्य सामान की मात्रा और वितरण का पैमाना इतना बड़ा और संगठित था कि यह एक मामूली नौकरशाह और उसके बेटे द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता था। निश्चित रूप से उनके ऊपर एक अदृश्य हाथ था जो इस सब को निर्देशित और संरक्षित कर रहा था। किशनचंद की मौत एक संकेत थी कि वह अदृश्य हाथ अपनी पूंछ बचाने के लिए हरकत में आ गया है। रमेश कुमार के पीछे आखिर कौन हो सकता है? कर्नल विक्रम ने सेना के सभी सूचना नेटवर्कों का उपयोग करके रमेश कुमार की पृष्ठभूमि की फिर से जांच शुरू की। उसकी फोन कॉल्स, वित्तीय लेन देन और अतीत के रिकॉर्ड, हर चीज की छानबीन की गई, लेकिन चालाक मास्टरमाइंड ने कोई निशान नहीं छोड़ा था। जांच एक अंधेरी गली में फंसती हुई लग रही थी। तभी अर्जुन एक निर्णायक सुराग लेकर अपने पिता के पास आया। पापा, मैंने भूपिंदर की अलमारी की तलाशी ली। जब उसे अचानक गिरफ्तार किया गया तो वह कुछ सामान पीछे छोड़ गया था। मुझे उसमें से यह मिला। अर्जुन ने एक पुरानी तस्वीर पेश की। तस्वीर में एक युवा भूपिंदर, उसके पिता रमेश कुमार और एक और सैन्य अधिकारी थे, जो दोनों के साथ बहुत दोस्ताना अंदाज में कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। उस अधिकारी के कंधे पर एक चमकता हुआ सितारा, ब्रिगेडियर का रैंक लगा हुआ था। कर्नल विक्रम सिंह ने उस सैन्य अधिकारी का चेहरा देखकर अपनी सांस रोक ली। वह उस चेहरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। यह कैसे हो सकता है? डिवीजन कमांडर साहब, यहां? तस्वीर में मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 7वीं डिवीजन के वर्तमान कमांडर मेजर जनरल अविनाश शर्मा थे। यह उनके युवा दिनों की ब्रिगेडियर रैंक की तस्वीर थी। कर्नल विक्रम मेजर जनरल शर्मा का बहुत सम्मान करते थे। वह एक ईमानदार और दृढ़ चरित्र के व्यक्ति थे और अपने अधीनस्थों के बीच एक सच्चे सैनिक के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे। उनका एक भ्रष्ट नौकरशाह रमेश कुमार के साथ एक निजी मौके पर इतनी घनिष्ठता से तस्वीर खिंचवाना ही एक सदमा था। हो सकता है वे सिर्फ एक दूसरे को जानते हों, लेकिन एक अजीब बात है, रमेश कुमार और मेजर जनरल शर्मा के बीच आधिकारिक तौर पर कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कभी एक ही जगह काम नहीं किया और वे एक ही गांव के भी नहीं हैं। तो फिर वे ऐसी निजी तस्वीर कैसे ले सकते हैं? अर्जुन का शक तर्कसंगत था। कर्नल विक्रम गहरे भ्रम में पड़ गए। अगर डिवीजन कमांडर ही इस सब के पीछे है तो यह सिर्फ एक सैन्य आपूर्ति घोटाला नहीं बल्कि सेना की नींव को हिला देने वाला सबसे बुरा कांड था। जिस अधिकारी पर वह भरोसा करते थे और जिसका वह अनुसरण करते थे, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह एक दोहरे मोड़ की शुरुआत थी। असली दुश्मन एक अप्रत्याशित जगह पर सबसे भरोसेमंद चेहरे के पीछे छिपा हुआ था। पिता और पुत्र को अब अपने ही संगठन के सर्वोच्च कमांडर के खिलाफ एक अकेली लड़ाई लड़नी थी, जिसमें उन्हें किसी की मदद नहीं मिल सकती थी। उनका युद्ध अब से असली रूप में शुरू होने वाला था। यह परिकल्पना कि मेजर जनरल अविनाश शर्मा ही मास्टरमाइंड हो सकते हैं, कर्नल विक्रम सिंह के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। उन्होंने अपने शक की पुष्टि करने और साथ ही उसे नकारने के लिए अत्यधिक गोपनीयता के साथ मेजर जनरल शर्मा के आस पास की गुप्त जांच शुरू की। वह अब मिलिट्री पुलिस के आधिकारिक चैनलों का उपयोग नहीं कर सकते थे। अगर डिवीजन कमांडर वास्तव में मास्टरमाइंड था तो मिलिट्री पुलिस के अंदर भी उसके जासूस हो सकते थे। उन्होंने अर्जुन के साय रूपी एजेंटों, हवलदार बख्तावर और नायक किशन और अपने सहायक सूबेदार जैसे कुछ सबसे भरोसेमंद लोगों की एक गुप्त टीम बनाई। उनकी लड़ाई अब एक आधिकारिक जांच नहीं बल्कि एक गैर आधिकारिक खुफिया युद्ध बन गई थी। अर्जुन ने टीम के दिमाग की भूमिका निभाई। उसने यूनिट में रहते हुए खुद को पूरी तरह से परफिल बाझो रखा और मेजर जनरल शर्मा से संबंधित सभी जानकारी इकट्ठा की। उसने डिवीजन कमांडर के कार्यालय के आसपास सफाई करने वाले सैनिकों से दोस्ती की ताकि कमांडर की गतिविधियों का पता चल सके, और ऑफिस के दस्तावेजों की जांच करके यह पता लगाने की कोशिश की कि कमांडर के अनुमोदन प्रक्रियाओं में कुछ भी अजीब है या नहीं। पापा, कुछ अजीब है। कमांडर साहब हर शुक्रवार दोपहर को एक अनौपचारिक बाहरी कार्यक्रम में जाते हैं।
आधिकारिक तौर पर यह स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक बैठक होती है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक अनुरक्षक या रिकॉर्ड नहीं होता है। वह अकेले या सिर्फ एक ड्राइवर के साथ डिवीजन से बाहर जाते हैं। अर्जुन द्वारा जुटाई गई जानकारी छोटी थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण दरार का संकेत थी। कर्नल विक्रम ने तुरंत हवलदार बख्तावर और नायक किशन को शुक्रवार दोपहर को कमांडर की निगरानी करने का निर्देश दिया। परिणाम चौंकाने वाला था। मेजर जनरल अविनाश शर्मा किसी स्थानीय गणमान्य व्यक्ति के साथ एक शानदार रेस्टोरेंट में नहीं गए थे। वह शहर के बाहरी इलाके में एक जर्जर गोदाम में गए थे। वहां वह रमेश कुमार के बाहरी वितरक यानी संगठित अपराध गिरोह के सदस्यों से गुप्त रूप से मिल रहे थे। वही इस विशाल आपराधिक नेटवर्क का शीर्ष था, परछाई में छिपा हुआ राजा। वह एक ईमानदार सैनिक के नकाब के पीछे अपने पद का उपयोग करके सैन्य सामान बाहर बेचकर और भारी दौलत जमा करके एक घिनौना राक्षस बन गया था। कर्नल विक्रम ने रिपोर्ट प्राप्त करते हुए विश्वासघात के गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जिस अधिकारी का वह इतना सम्मान करते थे, उसका यह पाखंडी चेहरा। उन्होंने सोचा कि अविनाश ने यह सब सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया होगा। इसके पीछे एक बड़ी महत्वाकांक्षा छिपी होगी। जैसे जैसे गुप्त टीम की जांच गहरी होती गई, अविनाश का असली चेहरा और भी भयानक रूप में सामने आया। वह सैन्य सामान बेचकर जमा किए गए काले धन को राजनीति में लगाकर अपनी खुद की लॉबी बना रहा था। उसका लक्ष्य सिर्फ दौलत जमा करना नहीं था। वह सेना से आगे बढ़कर राजनीति में अपना प्रभाव फैलाकर भारत को पीछे से नियंत्रित करने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था। रमेश कुमार उसका वफादार फंड मैनेजर था और किशन चंद को इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि वह उसके राज बहुत ज्यादा जान गया था। पागल, यह सिर्फ एक सैनिक के सम्मान को कलंकित नहीं कर रहा, यह देश को दीमक की तरह खा रहा एक देशद्रोही है। कर्नल विक्रम सिंह ने फैसला किया। वह अब उसे एक सीनियर अधिकारी के रूप में सम्मान नहीं दे सकते। वह देश का दुश्मन था, लेकिन दुश्मन एक मौजूदा डिवीजन कमांडर था जिसके पास अपार शक्ति और संरक्षण था। अगर वे लापरवाही से आगे बढ़ते तो उल्टा उन्हें ही देशद्रोही करार देकर सेना से निकाल दिया जाता। उसे गिराने के लिए उन्हें एक अकाट्य सबूत की जरूरत थी। उसे अपराध का निर्देश देते हुए और पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ना। समस्या यह थी कि उस मौके का पता लगाना नामुमकिन था। अविनाश अत्यधिक सावधान और चालाक था। वह कभी भी एक ही जगह पर 2 बार सौदा नहीं करता था और संपर्क भी डिस्पोजेबल फोन के माध्यम से होता था। तभी दादी पार्वती देवी एक नए चर के रूप में सामने आईं। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका बेटा और पोता किसी खतरनाक काम में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया। विक्रम, मैं बोल रही हूं, तुम आजकल ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो। क्या बात है? क्या तुम अपनी मां से भी छिपाओगे? कर्नल विक्रम ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी मां के लगातार पूछने पर आखिरकार उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। सारी कहानी सुनने के बाद पार्वती देवी ने गुस्सा करने के बजाय शांत भाव से कहा, उस अविनाश नाम के आदमी से मुझे एक बार मिलना होगा। मां, नहीं, यह खतरनाक है। खतरनाक? मेरा अर्जुन अपनी जान जोखिम में डालकर आग में लड़ रहा है और तुम चाहते हो कि यह बुढ़िया डरकर पीछे छिपी रहे? मेरे पास अपना एक तरीका है, चिंता मत करो। पार्वती देवी कुछ दिनों बाद डिवीजन के सैनिकों के कल्याण के नाम पर वहां पहुंची। उन्होंने हाथ से बनाए हुए सैकड़ों समोसे लेकर डिवीजन कमांडर और सभी सैनिकों की मेहनत की सराहना की। मेजर जनरल अविनाश शर्मा ने मिलिट्री पुलिस प्रमुख की मां और इस आत की प्लस डिवीजन की बात इस प्रमुख की मां और सभी के सैनिकों की मेहनत की सराहना की। मामले की पीड़ित परिवार की सदस्य होने के नाते उनका भव्य स्वागत किया। कमांडर के कार्यालय में चाय पीते हुए पार्वती देवी ने एक भोली भाली बूढ़ी औरत का नाटक करते हुए अविनाश से कहा, अरे कमांडर साहब, इस बार मेरे बेटे की वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। मेरे नालायक बेटे की वजह से पूरे डिवीजन में हंगामा हुआ। मैं तो शर्म से मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आप यह क्या कह रही हैं माताजी? कर्नल विक्रम सेना के लिए एक मिसाल हैं और मेरे सबसे प्रिय अधिकारियों में से एक हैं। आपका पोता भी एक बेहतरीन सैनिक है, बल्कि हमें ही खेद है। अविनाश ने एक दयालु मुस्कान के साथ पाखंड किया। तभी पार्वती देवी ने निर्णायक चारा फेंका, लेकिन कमांडर साहब,
इस घटना के बाद मुझे हमारी सेना के बारे में बहुत चिंता होने लगी है। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया है उसे मैं हमारे डिवीजन के सैनिकों के लिए दान कर दूं। यह कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि यह बच्चों के भले के लिए इस्तेमाल हो। उन्होंने पहले से तैयार की हुई एक बैंक पासबुक की कॉपी धीरे से आगे बढ़ाई। उस पासबुक में उनकी जीवन भर की बचत के साथ साथ कर्नल विक्रम सिंह द्वारा जोड़े गए पैसे भी थे, जो कुल मिलाकर लाखों रुपए थे। एक पल के लिए अविनाश की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जिसे पार्वती देवी ने देख लिया। पैसा, यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। माताजी, इतनी बड़ी रकम, हमें इसे आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से। अरे कैसी आधिकारिक प्रक्रिया? अच्छे काम के लिए शोर मचाने की क्या जरूरत है? आप बस इसे सही जगह पर इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं बाद में किसी शांत जगह पर आपको यह व्यक्तिगत रूप से दे दूंगी। उन्होंने शांत जगह पर व्यक्तिगत रूप से शब्दों पर जोर दिया। अविनाश कुछ देर हिचकिचाया, लेकिन अपनी आंखों के सामने रखी बड़ी रकम के लालच ने उसकी सतर्कता को तोड़ दिया। आखिरकार उसने चारा निगल ही लिया। मेजर जनरल अविनाश शर्मा ने पार्वती देवी द्वारा फेंके गए लाखों रुपए के दान के चारे को तुरंत निगल लिया। कुछ दिनों बाद उसने यह बहाना बनाकर कि माताजी की नेक इच्छा का सम्मान करते हुए इस पैसे का इस्तेमाल सैनिकों की खराब हो चुकी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। उसने गुप्त रूप से उनसे संपर्क किया। उसने कहा कि आधिकारिक दान प्रक्रिया जटिल होगी और उस पर टैक्स भी लग सकता है, इसलिए उसने अनुरोध किया कि यह राशि किसी शांत जगह पर नकद में दी जाए। उसका लालच उसे खुद ही जाल की ओर खींच रहा था। मिलने की जगह उसने खुद तय की। शहर के बाहरी इलाके में एक शानदार पारंपरिक रेस्टोरेंट का एक निजी कमरा। यह एक ऐसी जगह थी जहां सुरक्षा कड़ी थी और बाहरी लोगों की नजरें नहीं पहुंच सकती थीं। मिलने का समय सप्ताहांत की शाम को रखा गया, जिसे उसने अपनी एक अनौपचारिक बाहरी यात्रा के रूप में दिखाया। कर्नल विक्रम सिंह और उनकी गुप्त टीम ने इस आखिरी लड़ाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने रेस्टोरेंट के मैनेजर को पहले ही अपने साथ मिला लिया था। मैनेजर ने अतीत में कर्नल विक्रम से मदद ली थी और उसने खुशी खुशी सहयोग करने का वादा किया। निजी कमरे में नाखून के आकार के अति छोटे कैमरे और माइक्रोफोन जगह जगह लगा दिए गए। रेस्टोरेंट के वेटरों के भेष में मिलिट्री पुलिस के जवान निजी कमरे के आस पास पूरी तरह से नियंत्रण बनाए हुए थे। तय दिन पार्वती देवी अपने बेटे कर्नल विक्रम के मना करने के बावजूद अकेले ही मिलने की जगह पर गईं। उनके हाथ में लाखों रुपए नकद से भरा एक भारी बैग था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह इस खतरनाक नाटक की मुख्य नायिका थीं। जैसे ही वह निजी कमरे में दाखिल हुईं, सादे कपड़ों में अविनाश ने एक दयालु मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। माताजी, आपका आने के लिए धन्यवाद। आपको इस साधारण सी जगह पर बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूं। अरे नहीं, यह सब तो हमारे बेटों जैसे सैनिकों के लिए ही है। दोनों के बीच एक सौहार्दपूर्ण माहौल में खाना शुरू हुआ। अविनाश ने पार्वती देवी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और उनके पोते अर्जुन की खैरियत पूछी, ताकि वह उनकी सतर्कता को कम कर सके। उसे पूरा यकीन था कि पार्वती देवी सिर्फ एक भोली भाली और दयालु बूढ़ी औरत हैं। जब खाना खत्म होने वाला था, पार्वती देवी ने पैसों का बैग मेज पर रख दिया। कमांडर साहब, यह रही वादा की हुई चीज, कृपया इसे सही जगह पर इस्तेमाल कीजिएगा। अविनाश की आंखें एक पल के लिए लालच से चमक उठीं। उसने जबरदस्ती अपने भावों को छिपाते हुए बैग को अपनी ओर खींचा। उसने बैग खोलकर नोटों के बंडल देखे और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, माताजी, आपके इस गर्मजोशी भरे दिल को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। उसी पल पार्वती देवी ने उसकी बात काटते हुए एक ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम इस पैसे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फंड के लिए करने वाले हो या अपनी गंदी इच्छाओं को पूरा करने के लिए? अविनाश के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह अपनी घबराहट को छिपा नहीं सका और पूछा, माताजी, यह आप क्या कह रही हैं? अविनाश, तेरा यह घिनौना पाखंड आज यहीं खत्म होता है। पार्वती देवी अपनी जगह से उठीं। उनकी आंखें अब एक दयालु बूढ़ी औरत की नहीं थीं। वे बुराई का न्याय करने आई एक न्याय की देवी की तरह ठंडी और तीखी चमक रही थीं। अब जाकर अविनाश को एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस चुका है। आखिर तुम हो कौन? जैसे ही वह चिल्लाते हुए अपनी जगह से उठा, निजी कमरे के सभी दरवाजे एक साथ खुल गए। चारों ओर से जो लोग सामने आए
वे रेस्टोरेंट के वेटर नहीं, बल्कि पूरी तरह से हथियारों से लैस मिलिट्री पुलिस के कमांडो थे। उनकी बंदूकों की नली एक साथ अविनाश की ओर थी और उसके सामने खुले दरवाजे पर उसका सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ मिलिट्री पुलिस प्रमुख कर्नल विक्रम सिंह खड़ा था। कर्नल विक्रम के चेहरे पर गुस्सा या दुख नहीं था, बल्कि सिर्फ एक देशद्रोही को सजा देने वाले एक सैनिक का कठोर संकल्प था। मेजर जनरल अविनाश शर्मा, तुम्हें सैन्य कानून के तहत देशद्रोह, पद का दुरुपयोग, रिश्वतखोरी और सैन्य सामग्री की चोरी के लिए उकसाने के आरोप में अभी इसी समय गिरफ्तार किया जाता है। कर्नल विक्रम की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अविनाश पीले पड़े चेहरे के साथ कर्नल विक्रम और पार्वती देवी को बारी बारी से देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह शिकारी नहीं, बल्कि शिकार था, और इस सब की योजना बनाने वाले उसके सामने खड़ी वह बूढ़ी कमजोर दिखने वाली औरत और उसका बेटा थे। यह सोचकर वह एक खोखली हंसी हंसा। उसकी आखिरी दावत उसकी शानदार महत्वाकांक्षाओं के साथ एक दर्दनाक अंत को प्राप्त कर रही थी। न्याय की रात गहरी हो रही थी। मेजर जनरल अविनाश शर्मा की गिरफ्तारी एक विशाल तूफान बन गई, जिसने पूरी सेना को हिलाकर रख दिया। एक मौजूदा डिवीजन कमांडर, और वह भी सबसे सम्मानित कमांडरों में से एक, सैन्य आपूर्ति घोटाले से आगे बढ़कर देश को दीमक की तरह खाने वाले एक विशाल भ्रष्टाचार का सरगना था। यह सच्चाई सभी सैनिकों के लिए एक जबरदस्त सदमा और विश्वासघात थी। रक्षा मंत्रालय ने तुरंत एक संयुक्त जांच दल का गठन किया और कर्नल विक्रम सिंह द्वारा हासिल किए गए सबूतों के आधार पर कड़ी जांच शुरू की। जैसे ही अविनाश का मुंह खुला, उससे जुड़ी घिनौनी कड़ियां एक के बाद एक सामने आने लगीं। उसके संरक्षण में रिश्वत लेने वाले और भ्रष्टाचार पर आंखें मूंदने वाले दूसरी यूनिटों के वरिष्ठ अधिकारी, उससे राजनीतिक चंदा लेकर उसकी पीठ थपथपाने वाले संसद के राजनेता और उसके साथ मिलकर मुनाफा कमाने वाले रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि। अविनाश गेट सेना से आगे बढ़कर पूरे भारतीय समाज को हिला देने वाला एक विशाल घोटाला बन गया। कर्नल विक्रम सिंह, सिपाही अर्जुन सिंह और पार्वती देवी रातों रात राष्ट्रीय नायक बन गए। मीडिया ने उन्हें सेना की अंतरात्मा की रक्षा करने वाला 3 पीढ़ियों का परिवार कहकर उनके साहस की लगातार प्रशंसा की। विशेष रूप से अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन के गढ़ के केंद्र में घुसने वाले अर्जुन के कारनामे और एक कमजोर बूढ़ी औरत के रूप में विशाल बुराई के सरगना से लड़ने वाली पार्वती देवी की बहादुरी ने सभी देशवासियों को गहरी प्रेरणा और संतुष्टि प्रदान की। लेकिन तूफान के केंद्र में रहे ये तीनों लोग प्रशंसा की बौछार के बीच चुपचाप अपनी अपनी जगह लौट गए। कर्नल विक्रम सिंह ने मिलिट्री पुलिस प्रमुख के पद पर रहते हुए चुपचाप आगे की जांच का निर्देशन किया और पार्वती देवी फिर से एक सामान्य दादी बनकर अपने पोते के लिए खाना बनाने लगीं। अर्जुन ने भी नायक का दर्जा छोड़कर अपनी बची हुई सैन्य सेवा को चुपचाप पूरा करने का फैसला किया। वे नायक का खिताब नहीं चाहते थे, वे बस सड़े हुए घाव को काटना और गिरे सेवा के लिए थे, हुए न्याय को फिर से स्थापित करना चाहते थे। समय बीतता गया और अविनाश और उसके गिरोह को कानून की कड़ी सज्जा मिली। अविनाश को एक सैनिक के रूप में मिलने वाली सबझात सज्जा सुनाई गई और उसके सभी रैंक और सम्मान छीनकर उसे अपमानजनक तरीके से सेना से निकाल दिया गया। उसकी महत्वाकांक्षाएं एक ठंडी जेल की कोठरी में व्यर्थ ही समाप्त हो गईं। रमेश कुमार और भूपिंदर पिता पुत्र को भी कड़ी सजा सुनाई गई। भूपिंदर ने जेल में देर से अपनी मूर्खता पर पछतावा करते हुए अर्जुन को कई माफीनामे भेजे, लेकिन अर्जुन ने कभी जवाब नहीं दिया। सब कुछ अपनी जगह पर आता हुआ लग रहा था, लेकिन एक बड़ी घटना के बाद गहरे घाव और परछाइयां रह गईं जो आसानी से नहीं भरती। 7वीं डिवीजन की 3री बटालियन के सैनिक भ्रम में थे। उन्हें हर दिन अपनी कायरता का सामना करना पड़ता था जब वे भूपिंदर की हिंसा के सामने चुप रहे थे। जैसे जैसे अर्जुन नायक बनता गया, उनका अपराध बोध और भी गहरा होता गया। यूनिट शारीरिक रूप से तो साफ हो गई थी, लेकिन सैनिकों के दिलों पर दर्शक होने का एक अमिट दाग लग गया था। कर्नल विक्रम सिंह भी गहरी सोच में डूब गए। उन्हें दर्दनाक रूप से एहसास हुआ कि जिस सैन्य संगठन के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, वह कितनी आसानी से सड़ सकता है और न्याय की रक्षा के लिए कितने बलिदान और खतरों का सामना करना पड़ता है। वह रातों को सो नहीं पाते थे और इस भयानक आत्म घृणा से पीड़ित थे कि अगर यह मेरा बेटा नहीं होता तो मैं इस सारी सच्चाई से अनजान रहता
और अविनाश जैसे व्यक्ति का हमेशा सम्मान करता रहता। सबसे बड़ा घाव शायद अर्जुन को ही मिला था। उसने एक विशाल बुराई को तो गिरा दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने इंसानियत के सबसे घिनौने और अंधेरे पक्ष को बहुत करीब से देखा था। विश्वास का धोखा, सत्ता का लालच और अन्याय पर आंखें मूंदने वाली कायरता। उन यादों ने उसकी युवा आत्मा पर अमिट निशान छोड़ दिए थे। वह अब दुनिया को पहले की तरह मासूमियत से नहीं देख सकता था। यह थी एक सच्ची संतुष्टि के पीछे छिपी वास्तविकता का वजन। एक शानदार बदला और न्याय की जीत के बाद हमेशा एक कीमत और घाव चुकाने पड़ते हैं। सच्ची तरक्की तब शुरू होती है जब आप उन घावों को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उन्हें गले लगाकर आगे बढ़ते हैं। तीनों परिवार के सदस्यों को अपनी अपनी जगह पर उस अदृश्य परछाई से चुपचाप लड़ना था। अर्जुन के सेवानिवृत्त होने का दिन आ गया। यूनिट ने उसकी समय से पहले सेवानिवृत्ति का सम्मान करने के लिए एक भव्य विदाई समारोह की योजना बनाई, लेकिन उसने सभी कार्यक्रमों को अस्वीकार कर दिया और चुपचाप जाना चाहा। वह सोचता था कि वह कोई नायक नहीं, बल्कि सिर्फ एक सामान्य सैनिक और एक दर्शक था। सेवानिवृत्ति से एक रात पहले बैरक के साथियों ने एक छोटी सी विदाई पार्टी का आयोजन किया। एक अजीब से माहौल में एक साथी ने मुश्किल से कहना शुरू किया, अर्जुन, सच कहूं तो हमें माफ कर देना। उस एक शब्द ने जैसे एक बंद बांध के फाटक खोल दिए। दूसरे साथी भी एक एक करके सिर झुकाकर माफी मांगने लगे। जब भूपिंदर तुम्हारे साथ वैसा कर रहा था तब हम कुछ नहीं कर सके, उसके लिए माफ करना। मैं डर गया था, डर था कि कहीं मैं भी मुसीबत में न पड़ जाऊं, इसलिए मैंने अनदेखा कर दिया। मैं बहुत कायर था। तुमने सब कुछ उजागर कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। और इसीलिए हमें और भी ज्यादा खेद है। तुम अकेले कितने परेशान हुए होगे। उनकी सच्ची माफी पर अर्जुन ने बिना कुछ कहे उनके द्वारा दिए गए कोल्ड ड्रिंक के गिलास को स्वीकार कर लिया। उसने उन्हें दोष नहीं दिया। उसने दर्दनाक रूप से महसूस किया था कि उनकी चुप्पी के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही वह उनके डर को भी समझ सकता था। वे भी उस विशाल हिंसात्मक व्यवस्था के दूसरे पीड़ित थे। कोई बात नहीं, सब बीत गया, अर्जुन ने संक्षेप में जवाब दिया। लेकिन उसके मन में भावनाओं का एक बवंडर था। वह जानता था कि उनकी माफी सच्ची थी, लेकिन एक माफी से बीते समय का दर्द और घाव पूरी तरह से गायब नहीं हो सकते थे। माफ करना इतना आसान मामला नहीं था। अगली सुबह अर्जुन ने चुपचाप अपना सामान पैक किया। जब वह बैरक से बाहर निकल रहा था तो एक जूनियर, जिसे भूपिंदर अर्जुन के बाद सबसे ज्यादा परेशान करता था, दौड़कर आया और उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची थमा दी। सिपाही अर्जुन सिंह, आपकी वजह से मुझे भी हिम्मत मिली। धन्यवाद, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन ने उस पर्ची को अपनी वर्दी की जेब में सहेज कर रख लिया। उसने सोचा कि शायद यही वह सबसे कीमती पदक है जो उसने इस पूरी लड़ाई में जीता है। जैसे ही वह मेन गेट की ओर बढ़ा, यूनिट के कई सैनिक दूर से उसे देखकर चुपचाप सलाम कर रहे थे। यह एक नायक का स्वागत नहीं था, बल्कि अपराध बोध महसूस करने वालों द्वारा दिया गया पश्चाताप और सम्मान का सलाम था। मेन गेट के सामने उसके पिता और दादी खड़े थे। अर्जुन ने दोनों को देखते ही अपने आंसू रोक नहीं पाया। वे आंसू जीत की खुशी या बदले की संतुष्टि के नहीं थे। वे सब कुछ खत्म होने की राहत, इस प्रक्रिया में सहे गए सभी दर्द और घावों और अपनी वजह से खतरे में पड़े परिवार के प्रति अपराध बोध का एक जटिल और गर्म मिश्रण थे। घर लौटकर अर्जुन कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। वह एक बड़े युद्ध के बाद के आघात से अकेले ही जूझ रहा था। वह रात में बुरे सपने देखता और छोटी छोटी आवाजों पर चौंक जाता। उसकी आत्मा पर लगे घाव उसकी सोच से ज्यादा गहरे थे। उसे वापस दुनिया में लाने वाली उसकी दादी पार्वती देवी थीं। उन्होंने अर्जुन के कमरे का दरवाजा चुपचाप खोला और एक गर्म बिरयानी की प्लेट आगे बढ़ाई। अर्जुन, खाना खा ले। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस पहले की तरह अपने पोते के लिए प्यार से खाना बनाया था। अर्जुन अपनी दादी द्वारा परोसे गए खाने के सामने बैठा और चुपचाप खाने लगा। गर्म चावल और मसालेदार मटन ने उसके घायल मन को धीरे धीरे सहलाया। खाना खत्म होने के बाद दादी ने धीरे से कहा, बहुत मुश्किल था, है ना? अब सब भूल जा। दादी, मैं भूल नहीं सकता जो मैंने देखा, जो मैंने सहा और जो लोग चुप रहे, सब कुछ। भूलने का मतलब यादें मिटाना नहीं है। इसका मतलब है कि उन यादों में फांस कर आगे बढ़ने से नहीं रुकना चाहिए।
तुमने एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी और आखिरकार जीत गए, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होती है। उन घावों को साथ लेकर भी दुनिया से नफरत नहीं है करना, लोगों पर भरोसा करना। यह वह बड़ी जंग है जो तुम्हें आगे लड़नी है। दादी के ज्ञान भरे शब्दों से अर्जुन को आखिरकार एहसास हुआ उसका युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, बदला पूरा हो गया था, लेकिन बचे हुए लोगों की जिंदगी को आगे बढ़ना था। उसे अब दर्शकों के कबूलनामे का भारी बोझ भी उठाना था और उनकी माफी और अपनी तरक्की के लिए एक नया रास्ता तय करना था। चुप्पी के वजन को समझना और उसे पार करना, तभी सच्ची शांति मिलेगी। समय ने घावों को भरा और नए रास्ते खोले। एक विशाल तूफान का एक साथ सामना करने वाले तीनों लोगों ने अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीके से नए न्याय की तलाश शुरू की। जंगवन ने कॉलेज लौटने के बजाय कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ दी और पूरे देश की यात्रा शुरू की। वह यह समझना चाहता था कि सेना में उसके साथ जो हुआ वह सिर्फ उसका एक अनोखा अनुभव नहीं था। उसने विभिन्न लोगों से मुलाकात की और उनकी कहानियां सुनी और उसे पता चला कि हमारे समाज के कोने कोने में और भी भूपिंदर और उस हिंसा के सामने चुप रहने को मजबूर कई अर्जुन मौजूद हैं। वह अब अपने व्यक्तिगत घावों तक सीमित नहीं रहा। उसकी नजरें समाज के संरचनात्मक विरोधाभासों और शक्तिहीनों के दर्द की ओर मुड़ गईं। यात्रा से लौटकर उसने कानून की पढ़ाई करने और मानवाधिकार वकील बनने का एक नया सपना देखा। उसने अपने दर्द को दूसरों के दर्द को ठीक करने की शक्ति में बदलने का फैसला किया। कर्नल विक्रम सिंह को अविनाश गेट को सुलझाने में उनके योगदान के लिए जनरल के पद पर पदोन्नति मिलना लगभग तय था, लेकिन उन्होंने सभी सम्मानों को छोड़कर सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना। उन्होंने अपने बेटे के साथ की लड़ाई के माध्यम से महसूस किया था कि वह एक विशाल सैन्य संगठन के एक हिस्से के रूप में कितनी चीजों को नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने वर्दी उतारकर एक नागरिक की आंखों से सेना की निगरानी करने और उसमें सुधार लाने का फैसला किया। उन्होंने कई नागरिक संगठनों के साथ मिलकर सेना के अंदर के मुखबिरों की सुरक्षा के लिए एक प्रणाली बनाई और सैन्य संस्कृति में सुधार के लिए नीतियां प्रस्तावित किंग और अपना शेष जीवन सेना की पारदर्शिता बढ़ाने में समर्पित कर दिया। वह अब बंदूकधारी सैनिक नहीं थे, लेकिन वह किसी भी अन्य से ज्यादा मजबूत तरीके से सेना के न्याय की रक्षा करने वाले एक नए सैनिक बन गए थे। सबसे बड़ा बदलाव पार्वती देवी में आया। उन्होंने इस घटना के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया कि एक सामान्य दादी का छोटा सा साहस भी दुनिया को बदल सकता है। वह अब घर पर सिर्फ अपने पोते के लिए खाना बनाने वाली बूढ़ी औरत नहीं रहीं। उन्होंने अपने जैसे ही दर्द से गुजरने वाले सैनिक परिवारों को इकट्ठा करके एक छोटा सा स्वयं सहायता समूह बनाया। वह समूह धीरे धीरे एक राष्ट्रीय संगठन बन गया और सेना के मानवाधिकार मुद्दों पर सबसे शक्तिशाली आवाज उठाने वाले नागरिक संगठनों में से एक बन गया। वह संसद की सुनवाई में जाकर सैन्य जनरलों को कड़ी फटकार लगाती और अन्याय के शिकार सैनिकों के पक्ष में खड़ी होकर उनके साथ लड़ती, जिससे वह सैनिकों की मां बन गईं। उनका झुर्रियों वाला चेहरा और छोटा सा कद पूरे भारतीय सेना के लिए सबसे भयभीत करने वाला और साथ ही सबसे सम्मानित न्याय का प्रतीक बन गया। तीनों लोग अब एक ही घर में नहीं रहते थे और अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए थे। वे चुपचाप एक दूसरे की गतिविधियों का समर्थन करते हुए अपनी अपनी जगह से एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। वह लक्ष्य सिर्फ बदला या सजा नहीं था, वह एक ऐसी दुनिया बनाना था जहां फिर कभी कोई भूपिंदर या अविनाश पैदा न हो और जहां फिर कभी कोई अर्जुन जैसा व्यक्ति अकेले दर्द में न रोए। एक सप्ताहांत तीनों लोग लंबे समय बाद एक साथ मिले। अर्जुन ने अपनी दादी के लिए खुद बाजार जाकर खाना बनाया और विक्रम ने अपने बेटे द्वारा बनाए गए खाने को गर्व से देखते हुए चुपचाप बर्तन धोए। उनकी खाने की मेज पर अब आंसू या गुस्सा नहीं था, वहां सिर्फ एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान, विश्वास और एक साथ बनाने वाले भविष्य के लिए एक शांत आशा थी। वे अपने अपने रास्तों पर अपने अपने तरीके से नए न्याय को साकार कर रहे थे और जब वे तीन रास्ते एक साथ मिलते तो दुनिया थोड़ी और गर्मजोशी भरी और न्यायपूर्ण जगह बन जाती। कई साल बीत गए। खांघमांध एक कठिन प्रक्रिया से गुजरकर आखिरकार मानवाधिकार वकील बन गया। उसका पहला मामला एक ऐसे युवक के अन्याय को दूर करना था
जिसे सैन्य सेवा के दौरान एक सीनियर के क्रूर व्यवहार के कारण मानसिक पीड़ा झेलने के बाद जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उसने अपने अनुभव को हथियार बनाकर विशाल राज्य और सैन्य संगठन के खिलाफ एक कठिन कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार उसने जीत हासिल की। अदालत से बाहर आने पर मामले के नायक उस युवक की मां ने आकर उसका हाथ पकड़ा और रोने लगी। वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरा बेटा फिर से होश सका है। एबो ने उस मां के झुर्रियों वाले हाथ को देखकर बहुत पहले अपनी दादी को याद किया, जो उसके लिए साहसपूर्वक खड़ी हुई थीं। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसे अपना रास्ता मिल गया है और उसके घाव किसी के लिए आशा बन सकते हैं। उसी समय चानयू संसद में आयोजित एक सैन्य सुधार से संबंधित जन सुनवाई में एक नागरिक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहा था। उसने अपनी तीक्ष्ण तर्क और प्रचुर अनुभव के आधार पर सैन्य न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता और सैनिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कानून की आवश्यकता पर जोर दिया। उसके हर एक शब्द में उसके सक्रिय सेवा काल के दौरान के सबसे दृढ़ मिलिट्री पुलिस प्रमुख का वजन और अपने बेटे के दर्द को देखने वाले एक पिता की गहरी पीड़ा थी। जनसुनवाई समाप्त होने के बाद एक युवा सांसद ने उसके पास आकर गहरा सम्मान व्यक्त किया। सर, आपकी साहसी आवाज से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आपने जो कानून प्रस्तावित किया है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि उसे पारित करवाऊंगा। जोंग ने उस युवा राजनेता की आंखों में वह आशा की किरण देखी जो उसने अतीत में खो दी थी। उस शाम डाइवांग और कान यू है, जैसे कि उन्होंने कोई वादा किया हो, पार्वती देवी के पुराने अपार्टमेंट की ओर बढ़े। वह दिन उनकी बहू और जारंग की मां की पुण्यतिथि थी। घर में पहले की तरह ही स्वादिष्ट बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी। अब जब दादी के लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया था, तो एन वाइन ने खुद बिरयानी बनाई थी। स्वाद दादी जैसा तो नहीं था, लेकिन उसमें प्यार जरा भी कम नहीं था। तीनों लोगों ने एक साधारण सी पूजा की मेज के सामने अपने दिवंगत परिवार के सदस्य को याद किया और पूजा के बाद तीनों ने एक साथ रात का खाना खाया। बिंजुन, वकील बनने की बधाई हो। तुम्हारी मां अगर आज आसमान से देख रही होती तो बहुत खुश होती। पार्वती देवी ने अपने पोते का हाथ पकड़ते हुए कहा। यह सब दादी और पापा की वजह से है। एम बल में शर्माते हुए मुस्कुराया और दादी और पिता की प्लेटों में बिरयानी का सबसे बड़ा टुकड़ा रखा। अब तुम हमसे भी बड़ा काम कर रहे हो। मुझे तुम पर गर्व है, बेटा, जोहू सा ने एक प्रसन्न चेहरे के साथ कहा। तीनों के बीच अब ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। उन्होंने उस भयानक समय का जिक्र नहीं किया जो उन्होंने साथ में बिताया था, लेकिन वे जानते थे कि उस समय ने उन्हें कितना मजबूत बनाया था और उनके जीवन को कितना सार्थक दिशा दी थी। यह वे एक दूसरे की आंखों में देखकर ही समझ सकते थे। खाना खत्म होने के बाद एनेगाहन ने, जैसे उसकी दादी करती थीं, बची हुई बिरयानी को ध्यान से एक टिफिन में पैक किया। यह मैं कल ऑफिस ले जाऊंगा और अपने सहकर्मियों के साथ बांटकर खाऊंगा। उसकी बात पर पार्वती देवी और कांग योसो ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। दादी के गर्मजोशी भरे प्यार से भरी बिरयानी, जो कभी घृणा और अपमान का प्रतीक थी, अब साझा करने, आशा और एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। तीनों लोगों ने उस रात चुपचाप एक वादा किया कि जिस न्याय की उन्होंने रक्षा की है, वह किसी और हिंसा में न बदले, कि उनका गुस्सा किसी और घृणा को जन्म न दे और कि इस दुनिया के सभी बेटे बेटियां अन्यायपूर्ण हिंसा के सामने अब और अकेले न रोएं। वे बचे हुए लोगों के रूप में जीवन भर लड़ते रहेंगे। खिड़की के बाहर एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देती हुई भोर की रोशनी फैल रही थी। यह सभी घायल लोगों को सांत्वना देने और एक नई शुरुआत का वादा करने वाली एक गर्मजोशी भरी और आशावान रोशनी थी।